अस्सलामुअलैकुम। बॉर्डरलाइन फैक्ट से मैं हूं उमैस मुनीर, आपको हमारे इस चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक दरीना दोस्त ने भारत की हथियारों की सप्लाई रोक दी है। एक तैयारा जो कि भारत के लिए अमेरिका से हथियार लेकर उड़ता है, लेकिन वो कभी भी भारत पहुंच नहीं पाता है। रास्ते में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिफाई पार्टनर उसको रोक देता है। ये कौन सी लड़ाई है जो कि इस वक्त तुर्की और भारत के दरमियान शुरू हो चुकी है? आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। और अब की बार ये जो फेस ऑफ है ये दुबई के अंदर हो रहा है। वही दुबई जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ा एयर शो मुनक्कद किया गया है और उस एयर शो के अंदर पाकिस्तान ने अपना जो फखर है JF-17 टेंडर वो भेजा है। और उसके मुकाबले में भारत ने अपना 20 साल से शुरू किया गया एक नाकाम प्रोजेक्ट तेजास भेजा है, जो कि हमारे तैयारों को देखते ही लीक हो गया। जी हां नाज़रीन इकराम, मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं कि भारतीय तैयारा लीक हो चुका है दुबई में, जहां पर उसने शानदार कारकर्दगी करके दिखानी थी। वहीं पर उसका ऑयल लीक हो चुका है और उसको कवर अप करने के लिए भारत ने अब क्या किया है, इस पर बात करेंगे और कुछ दिलचस्प खबरें आपके सामने रखेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से भारत एक बार फिर से अपने मजीद तैयारे गिरवाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकियां लगाई जा रही हैं और ये धमकियां कोई लोकल उनके गोदी मीडिया वाले नहीं लगा रहे हैं, ये उनके ऑफिशियल्स, उनके आर्मी के लोग, इवन के आर्मी चीफ लगा रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जो धमकी है वो लगाई गई है। और वो क्या धमकी है और उसका पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तुर्की से एक बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है और ये गोदी मीडिया इसको चीख चीख कर बता रहा है कि तुर्की ने भाई देखो हमारे साथ क्या कर दिया है। आखिर तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया है? तुर्की ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी उस तैयारे के लिए जो कि भारत के लिए हथियार लेकर आ रहा था। मामला शुरू होता है 2020 से, जब तुर्की अमेरिका के साथ डील करता है कि आप लोग हमें 6 अपाची हेलीकॉप्टर दोगे और उसके अंदर से फिर 3 जो हैं वो भारत को सप्लाई कर दिए जाते हैं और उसकी राह में कोई भी रुकावट नहीं बनती है। लेकिन जो अगले 3 थे, यानी कि उसकी जो दूसरी खेप थी वो अमेरिका से 2024 या 25 के अंदर आनी थी। और जब वो अमेरिका से यहां पर आ रही थी एक कार्गो तैयारे के अंदर, तो वो यहां पर पहुंच नहीं सकी है और उसके ऊपर बहुत सी कियासराइयां की गई कि अचानक ये तैयारा भारत से वापस मुड़ के अमेरिका क्यों चला गया और ये भारत के लिए जो हथियार लेकर आया था, जो कि जंगी हेलीकॉप्टर लेकर आया था, ये भारत को सप्लाई क्यों नहीं किए गए। और फिर बाद में जब तहकीकात की गई तो भारतीय मीडिया के मुताबिक पता ये चला कि तुर्की ने इसकी राह में जो रुकावट है वो खड़ी कर दी है और तुर्की ने अचानक से अपनी जो हदूद है वो बंद कर दी है। और तुर्की ने यह कदम उठाकर जो भारत का सप्लाई का एक रास्ता था वो दरअसल बंद कर दिया है। और हुआ यह कि एक तैयारा, कार्गो तैयारा, जो कि पहले जर्मनी से उड़ता है, अमेरिका जाता है और अमेरिका से फिर वो अपाची हेलीकॉप्टर्स अपने अंदर रख के वापस इंग्लैंड आकर उतरता है और इंग्लैंड से फिर वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि तुर्की के रास्ते होते हुए उसने इंडिया पहुंचना था और वहां पर उसने अपाची हेलीकॉप्टर, जो कि जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के, वो सप्लाई करने थे। तुर्की ने उसकी इजाजत नहीं दी है और वो हथियार वापस भेज दिए हैं। अब ये भी जो चपकलिश है तुर्की और भारत के दरमियान, यह भी पाकिस्तान और भारत की जो हालिया जंग है उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद ही जो भारतीय मीडिया है उसने चीख चीख कर तुर्की के ऊपर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ने तुर्की के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए हैं हमारे खिलाफ, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं और तुर्की और चाइना ने इनको जो रियल टाइम डाटा है वो प्रोवाइड किया है, जिसकी बिना पर इन्होंने हमारे जहाज गिराए हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी जो नाअहली है उसका मलबा इन 2-3 ममालिक के ऊपर डाल दिया था और अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी 12 दफा तुर्की के ऊपर इल्जामात लगाए गए, लेकिन फिर तुर्की कब तक चुप रहता? तुर्की ने भी जो इशारतन पैगामात हैं वो भिजवाए और उसके जरिए उसने क्या किया कि जो भारत है उसको सबक सिखाने की कोशिश की कि भाई तुम अपनी औकात में रहो। उसने किया ये कि बांग्लादेश के अंदर जो असला साज फैक्ट्रियां हैं वो लगाई और उसके बाद उसने क्या किया, पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद बढ़ाया। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को उसने सराहा और भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था उसकी तारीफ की और पाकिस्तान के साथ कुछ अहम तरीन मुआहिदे भी किए। और उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली जब भारत के अंदर दिल्ली अटैक होता है या फिर जो श्रीनगर
श्रीनगर वाला अटैक होता है, इसके अंदर ये तुर्की का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके पीछे तुर्की था, तुर्की ने जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, जिसकी तुर्की को कोई बज़ाहिर जरूरत नजर नहीं आती है। तुर्की आखिर ऐसा क्यों करेगा? मतलब वो बराह रास्त जो भारत है उसकी तबीयत साफ कर सकता है, तो वो ये दहशतगर्दाना जो वाकयात हैं वो आखिर क्यों करवाएगा? इसके अंदर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस सारे मामले को इस नहज तक पहुंचा दिया कि तुर्की भी लगता है कि अब भारत को सबक सिखाने के मूड में है और उसके लिए पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। मतलब अब अगला जो फेस ऑफ होता है उसके अंदर तुर्की की सपोर्ट जो है वो आपको 100% मिलेगी, क्योंकि अब के बाद भारत ने बराह रास्त तुर्की से पंगा ले लिया। और अब ये जो कदम है ये एक इंतहाई कदम है कि हम लोग भाई आपका जो असला है वो अपनी फजाई हदूद से नहीं जाने देंगे। मतलब अमेरिका से जो ये रूट इस्तेमाल हो रहा था अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं करने देंगे, और यहां पर उन्होंने ब्रेक लगा दी है जो हथियारों की सप्लाई थी उसको, और वो हथियार जो कि अमेरिका से भारत को दिए जाने थे। एक तरफ ये हो गया है, वहीं पर नाज़रीन किराम दुबई के अंदर एक एयर शो हो रहा है और वहां पर पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उसने अपनी एक फाइन चीज जिसके ऊपर हमें फख्र है और जिसने हमारा नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, जिसने सब्ज परचम को इज्जत दिलवाई है पूरी दुनिया के अंदर, उसको पेश किया। मैं बात कर रहा हूं JF-17 थंडर की, जिसने रियाद के अंदर भी यूके में जाकर अपने झंडे जो हैं वो गाड़े थे और पूरी दुनिया अशश कर उठी थी JF-17 थंडर को देखकर। और उसी के साथ जो हमारे CM-400 AKG हैं वो वाले मिसाइल जिन्होंने S-400 तबाह किया था भारत का, वो भी हमने वहां पर पेश किए थे। उसके बाद PL-15 वही हथियार जो कि इस्तेमाल किए हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत के खिलाफ, हमने रियाद के अंदर भी रखे थे। और अब की बार जो एयर शो एक हो रहा है जिसके अंदर जो माहिरीन हैं वो शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में नई डील्स हो सकती हैं। वहां पर हमने अपनी नुमाइंदगी के लिए JF-17 थंडर को भेजा है और इसके मुकाबले में भारत ने अपना एक फ्लो प्रोजेक्ट तेजास भेजा है। यानी कि कोई भी ऐसा शो होता है तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी तैयार करता जो चीज है वो भेजें। तो पाकिस्तान के पास तो JF-17 थंडर है और उसका ब्लॉक 3 है जो कि दुनिया के अंदर अपनी हैसियत मनवा चुका है। लेकिन इसके मुकाबले में भारत के पास क्या है? तेजास तैयार है जिसके इंजन ही इनके पास मौजूद नहीं है। और अब की बार क्या हुआ है, एक बार फिर से भारत को हजीमत उठाना पड़ी है। जब दुबई एयर शो के अंदर इनके तैयारे वहां पर आकर खड़े हुए तो अचानक वो तैयारे लीक होने लगते हैं और उनके अंदर से जो तेल है वो बहने लगता है। और फिर उनको रोकने के लिए जो भारतीय वहां पर टीम्स मौजूद थी वो क्या करते हैं, वो उनके नीचे शो पर बैग्स डाल देते हैं कि कहीं हमारा जो तेल है वो जाया ना हो जाए, और उसके जरिए इस तमाम तर टेक्निकल फॉल्ट को और अपने एक नाकाम प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश की जाती है, उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है, जो कि इनसे नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरी पैदा होने से भी पहले का ये प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया हुआ है तेजास, और अब तक इनकी जो तादाद है वो 50 से ऊपर क्रॉस ही नहीं कर सकी है। और जो इनके पास ये तेजास मौजूद हैं उनके इंजन भी इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये एक इनका ख्वाब था जो कि चकनाचूर हो चुका है। और वहीं पर ना तो इनके जो तेजास तैयारे हैं उनके साथ कोई भी जो हथियार हैं वो मौजूद थे, ना कोई मिसाइल, सिर्फ तेजास तैयारे वहां पर ले जाकर खड़े कर दिए गए हैं। जबकि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के साथ अपने जो PL-15 हैं वो भी वहां पर शो किए हैं और चीनी टेक्नोलॉजी को भी वहां पर रखा है। और उसके बाद जो CM-400 AKG है वो भी JF-17 थंडर के साथ वहां पर आवेजा किया गया है और उसकी जो भरपूर किस्म से नुमाइश है वो भी की जा रही है। और वहां पर भी पाकिस्तान ने जो झंडे हैं वो गाड़ दिए हैं और एक बार फिर से JF-17 थंडर जो है वो मरकज़े निगाह बन चुका है। जबकि भारत का तेजास तैयारा जो है वो बाहर से शर्मिंदगी बन चुका है वंस अगेन। पहले भी जो है वो इन तैयारों ने शिरकत नहीं की थी, मतलब इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये मैदान जंग के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। उसके लिए इन्होंने जो फ्रांस से राफेल मंगवाए हुए थे वो इस्तेमाल किए थे। तो तेजास की इतनी सी वैल्यू है जो कि इनका अपना तैयार किया हुआ है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर जो हैं वो इस्तेमाल किए थे। तो ये मुकाबला है और ये जो है वो रेशो है इन दोनों तैयारों के दरमियान, जो कि एक बार फिर से दुबई के अंदर आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन किराम, जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर जो भारत है और मोदी है उसकी एक कठपुतली को सजाए मौत हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं शेख हसीना वाजिद की, जो कि बांग्लादेश की एक वक्त में वज़ीर आज़म हुआ करती थी, जो कि उनका स्याह सफ़ेद डिसाइड किया करती थी, फैसला किया करती थी कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसके बाद एक इनकलाब आता है और हज़ारों और लाखों की तादाद में जो तलबा हैं वो हसीना वाजिद का तख्ता उलट देते हैं। और ऐसा तख्ता उलटते हैं कि तारीख रकम
कर देते हैं नो इंसानियत के अंदर के जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो तब कौमें क्या किया करती हैं। उसके बाद जब शेख हसीना वाजिद जो कि भारत और मोदी की कठपुतली बांग्लादेश के अंदर समझी जाती थी और एंटी पाकिस्तान एक फोर्स समझा जाती थी, उसको निकाल दिया गया और उसके बाद फिर मुकदमात शुरू हुए। शेख हसीना वाजिद के ऊपर मुकदमा ये चला कि उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उनके खिलाफ, जब इनकलाब आ रहा था तो सैकड़ों की तादाद में जो तलबा हैं उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की और उनको हलाक किया, जिसके विजुअल्स भी मौजूद हैं। अब इसका फैसला जो है वो ये तो आना ही था कि शेख हसीना वाजिद को सजा होनी थी, क्योंकि अब की बार जो अदालतें हैं वो शेख हसीना वाजिद के इन्फ्लुएंस में या असर में नहीं रही थी और वहां से मोदी का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो चुका था। तो अब की बार जो अदालतें हैं उन्होंने सजा ये सुनाई है कि शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत होगी और उसके बाद उम्र कैद सजा भी होगी, यानी हमेशा के लिए शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश में नहीं आ सकेंगी। यह भी एक वाज़ेह पैगाम है जो कि बांग्लादेश की जानिब से किया गया है। एक खेल जो है वो बांग्लादेश और भारत के दरमियान भी शुरू हो चुका है और वो ये है कि ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। बांग्लादेश भी करेगा अपने साथियों को साथ मिलाकर और भारत भी उसको पैगामात देगा। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने चाइना, तुर्की, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात गैर मामूली हद तक बढ़ा लिए, इतने बढ़ा लिए कि पाकिस्तान ने 50 साल बाद अपनी जो नेवी वॉरशिप्स हैं वो बांग्लादेश पहुंचा दी और उसके बाद फिर चाइना ने उनको अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया, तुर्की ने उनके अंदर असला साज फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। इसके मुकाबले में भारत ने क्या किया, भारत ने जो चिकन नेक है, डर के भारत को खतरा लायक हुआ कि भाई अब की बार ये सारे मिलकर हमारी इस चिकन नेक के ऊपर कब्जा ना कर ले, उसने उस जगह पर अपनी जो फौजें हैं वो तैनात करना शुरू कर दी, वहां पर गैरिजन बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद बहुत से अलामिया ऐसे जारी हुए जिसके बाद हमें पता चला कि ये दोनों ममालिक एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन मोदी का बस नहीं चल रहा क्योंकि अब की बार वहां पर शेख हसीना वाजिद नहीं है। लेकिन जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर नाज़रीन किराम एक बार फिर से धमकी लगाई गई है जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से और कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान ने मौका दिया तो सिखाएंगे कि जिम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ की एक और धमकी है, मतलब वो पहले भी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको एक ट्रेलर कह चुके हैं। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि आपका अगर ये ट्रेलर था, मूवी अभी पड़ी हुई है, तो ट्रेलर के अंदर आपने अपने 7 से 8 जहाजों का नुकसान करवा लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आलमी जरीदे कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल आजाद जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है डोनाल्ड ट्रंप वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। तो इसके बाद अगर मूवी चल पड़ती है तो सोचिए कि इनकी पूरी की पूरी जो फजाइया है, इनकी पूरी की पूरी जो अफवाज हैं, कहीं वही ज़मीं बोस ना कर दी जाए पाकिस्तान की जानिब से, और ऐसे में फिर इनकी ये धमकियां जो हैं वो कुछ जेब नहीं देती हैं। तो भारत को मशवरा है कि भाई ज़रा सोच समझ कर अपने अल्फाज का चुनाव किया करो, क्योंकि फिर आप बाद में इन अल्फाज के ऊपर पूरा उतर नहीं पाती हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।